चुड़ैल का इंतकाम भाग 1। बहुत ही दिलचस्प कहानी। आज की दुनिया में किसी समझदार व्यक्ति से किसी भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन के विषय में बात करो तो वह सामने वाले शख्स को सनकी या अंधविश्वासी करार देता है। वहीं दूसरी तरफ किसी ऐसे शख्स से पूछिए जो ऐसे वाक़े से गुजर चुका हो तो वो आपको अपने और उस खौफनाक घटना के अनुभव को बड़ी ही बेबाकी से आपको सुनाते हैं, बशर्ते सामने वाले को उसकी बातों पर विश्वास करना ही पड़ेगा। लेकिन यकीन मानिए, आज भी इन आत्माओं का वर्चस्व कायम है। बस अंतर इतना रह गया है कि यह सब शहर से दूरस्थ इलाके, जहां आवाजाही कम हो, बाग बगीचे, बसवाड़ी, नहर के पुलिया के पास, पीपल के पेड़ के पास आज भी अपना आधिपत्य जमा कर बैठे हुए हैं। मयंक कुमार बलूच 21 वर्ष का नवयुवक है और शारीरिक रूप से पतला है, लेकिन कमज़ोर नहीं है। इसकी हाइट 5 फुट 3 इंच की औसत ऊंचाई थी। इसके परिवार में इसे स्नेह से जय पुकारते थे, तो इसके जिगरी दोस्त इसे यंत्र के नाम से चिढ़ाते थे। इसके गांव का नाम अरंद है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर ज़िले में पड़ता है। इसके गांव की सबसे अहम बात यह है कि यह शहर के आपाधापी से कोसों दूर था। यह मिर्ज़ापुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के लोगों को किसी भी तरह का तनाव नहीं था। सभी अपने जीवन को खुशहाली से जीवन यापन कर रहे थे। यह बात लगभग 4 वर्ष पुरानी है। सुनील कुमार की आज शादी थी, जो कि आज शाम 7 बजे अरंत गांव से 32 किलोमीटर दूर मुंदीपुर में बारात जानी थी। सुनील कुमार, राजीव रंजन और मयंक बलूच तीनों ने पिछले वर्ष ही स्नातक की पढ़ाई की, एक साथ पूरी की। तीनों एक ही गांव के थे, इस वजह से घनिष्ठता थी। मयंक बारात में जाने के लिए कपड़े इस्त्री कर रहा था कि तभी उसका मित्र राजीव रंजन मयंक के घर आया और बोला, क्यों हीरो, हो गई तैयारी? यह सुनते ही मयंक ने स्त्री को दीवार के सहारे रखते हुए कहा, कैसी तैयारी? अरे शाम को बारात में चलना है या नहीं? मयंक बोला, अभी शाम होने में बहुत वक्त है। राजीव रंजन, मेरी समझ में नहीं आ रहा, कैसे चलें? मयंक बोला, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, क्योंकि कल सुबह जल्दी भी आना है। राजीव रंजन, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? शाम को बारात तेरी बाइक से चल लेंगे। मयंक, चल तो लेंगे, लेकिन मेरी बाइक में बस पेट्रोल पंप तक जाने तक ही पेट्रोल होगा। राजीव रंजन, देख, फिर क्यों ना ऐसा करें कि बाइक से ही दोनों चलते हैं और पेट्रोल की कीमत दोनों आधी आधी कर लेंगे। मयंक बोला, यह उपाय सही रहेगा, क्योंकि कल मेरा जल्दी आना ज़्यादा ज़रूरी भी है। यह सुनने के बाद उसने 50 रुपये का नोट उसे थमाया और उसने वह अपने पास सुरक्षित रख लिए। फिर थोड़ी देर में वह भी कुछ आवश्यक काम का हवाला देते हुए वहाँ से चला बना। उसके बताए हुए योजना के अनुसार मयंक ठीक शाम 7 बजे उसके घर पहुँच जाता है। मयंक उसको वहाँ ना पाकर उदास हो जाता है। उसके घर वालों से पूछने पर पता लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले गांव का ही कोई व्यक्ति आया था। शायद वह उसी के साथ लगभग आधे घंटे पहले बारात के लिए निकल गया है। मयंक जेब से मोबाइल निकालकर उसको कॉल लगाता है, तो उसका नंबर आउट ऑफ नेटवर्क बताता है। मयंक 2-3 बार और कोशिश करता है और खींचकर मोबाइल जेब में डाल लेता है और उसे कोसता है, ये राजीव रंजन है या कोई दंतमंजन? जब इसे कहा था कि ठीक 7 बजे चलना है, तो यह किसके साथ चला गया? उसे यदि जाना ही था तो कम से कम बता तो देना चाहिए था। ऊपर से उसका नंबर भी नहीं लग रहा। यह कहते हुए उसने बाइक की चाबी घुमाई और कलाई घुमा के वक्त देखा तो घड़ी 8 बजने का इशारा कर रही थी। उसने बाइक स्टार्ट करके अकेले ही अरंद से मुंदीपुर अपनी दुपहिया से ही निकल पड़ा। अगले 40 मिनट के अंदर ही वह मुंदीपुर गांव आ चुका था। उसने देखा कि सड़क के किनारे रंग बिरंगे रोशनी के साथ एक कतार में कुछ लोग बिजली के लैंप को ढो रहे थे, जो कि ऑर्केस्ट्रा वाले को उस अंधेरे में रास्ता दिखाने का बखूबी काम निभा रहे थे। ऑर्केस्ट्रा के आगे आगे गांव के कुछ लोग रंग बिरंगे परिधानों में अपने नृत्य का कौशल दिखाने में मशगूल थे। इसमें से कुछ अधेड़ उम्र के व्यक्ति हाथों से इशारा कर करके आने जाने वाली गाड़ियों पर हुक्म चलाते और उन्हें अपने हिसाब से रास्ता भी दिखाने का काम करने में लगे हुए थे। सभी अपनी धुन में मस्त थे।
वहीं दूसरी तरफ मयंक का मित्र सुनील कुमार, जो सुनहरे रंग के शेरवानी और कत्थई रंग के पगड़ी के साथ में सफ़ेद घोड़ी पर बैठे मुंह को लटकाए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मानो जैसे कह रहा हो कि इसकी बर्बादी पर इसे छोड़कर सभी जश्न मना रहे हों और उसकी व्यथा सुनने वाला कोई नहीं है। शायद अब बहुत देर हो गई हो। इन सभी व्यक्तियों से जब मयंक की नज़र हटी और उसने बड़े ध्यान से सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए देखा तो उसे राजीव रंजन कहीं भी नज़र नहीं आया। उसे अब बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बाइक को निर्धारित गंतव्य पर लगाया और उसे एक बार फिर कॉल करके उसका जायज़ा लेना चाहा। वह जेब से मोबाइल निकाला तो देखकर दंग रह जाता है कि उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। उसने जल्दी से उसे ऑन करते ही राजीव को कॉल लगाया तो पहली ही रिंग में उसने उठा लिया, मानो जैसे वह काफ़ी देर से उसी के ही कॉल की प्रतीक्षा में हो। कॉल को उठाते ही मयंक के कुछ बोलने से पहले ही वह दूसरी तरफ से बड़बड़ाया, हरामखोर, कहाँ है? मैं पिछले आधे घंटे से तेरा नंबर लगाकर थक गया हूँ और जनाब है कि मोबाइल ऑफ किए बैठे हैं। मैं कब से तैयार बैठा तेरी राह देख रहा हूँ। बोल कहाँ है? चलना है या नहीं? मयंक ने सोचा था कि वह इसकी अच्छे से खबर लेगा और इसे इतना लताड़ेगा, लेकिन यहाँ दाव उल्टा पड़ चुका था। उसने सवालों का अंबार लगा दिया था। मयंक अपने प्रश्न करने की जगह उसे वहीं सामने सब सच बताने और उसकी व्यथा सुनने का मन में निर्णय लिया और उसे 20 मिनट का वक्त मांगा और उसे लेने के लिए अब फिर से मैं अपने गांव आरंद रवाना हो चला। रात के लगभग 9:30 का वक्त हो चला था। बाइक चलाते हुए पूरा इलाका सुनसान से प्रतीत हो रहा था। इस वक्त गांव में अक्सर सभी नींद के आगोश में समाये होते हैं। जनवरी का महीना था। ठंड का मौसम होने की वजह से सड़कों पर और चारों ओर शांति फैली हुई थी। शांति ऐसी कि किसी पक्षी के बोलने की भी आवाज़ नहीं आ रही थी, मानो कि जैसे पक्षी भी ठंड की वजह से रजाई ओढ़कर सो गए हों। मयंक अपनी बाइक को लगभग काफ़ी तेज़ गति से चला रहा था, क्योंकि वो जल्द से जल्द अपने गांव आरंद पहुंचकर राजीव के साथ वापस बारात में सम्मिलित होना चाहता था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। रास्ते में बहुत ही कम घर थे, ना की मात्रा में ही, एवं रास्ते में सिर्फ हल्की ठंडी ठंडी हवा का अनुभव हो रहा था। अचानक मयंक को रास्ते पर एक आकृति सी दिखी, जो तेज़ दौड़कर रास्ते को पार कर लेना चाह रही थी। उस आकृति को देखकर यह लग रहा था कि मानो जैसे वह एक औरत हो। मयंक ने झटके से अपनी बाइक के हैंडल को घुमाकर बाइक की हेडलाइट को उस आकृति की तरफ घुमाया तो देखकर दंग रह जाता है कि वह आकृति पलक झपकते ही सड़क को पार कर जाती है। मयंक को यह देखकर विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई पलक झपकते ही इतनी जल्दी सड़क कैसे पार कर सकता था। मयंक इन्हीं विचारों में उलझा पड़ा था कि तभी उसकी बाइक की हेडलाइट बंद पड़ जाती है। मयंक हेडलाइट को ठीक करने के लिए रुक जाता है। काफ़ी देर तक मशक्क़त करने पर भी वो लाइट ठीक नहीं होती। वहाँ वह कुछ वक्त खड़ा रहता है, फिर अचानक उसे एक साया अपनी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है। यह वही साया था जिसे उसने थोड़ी देर पहले सड़क को पलक झपकते ही पार करते देखा। वह जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, एक विशेष किस्म की तीव्र खुशबू थी, बढ़ती जा रही थी। अगले चंद सेकंड्स में अब वह उसके सामने थी। उसकी मौजूदगी का एहसास वह मनमोहक मादकता भरी सुगंध करवा रही थी। इससे पहले इतनी अच्छी खुशबू उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। इस खुशबू को जैसे जैसे वह सूंघता जा रहा था, खुद पर से नियंत्रण खोता चला जा रहा था, मानो जैसे यह खुशबू उस पर कोई जादू कर रही हो। अगले पल मयंक की नज़र उस काले साए पर पड़ी तो वह यह देखकर प्रफुल्लित हो जाता है कि एक 5.5 फीट की कोई औरत काली साड़ी में उसके सामने खड़ी है। उसने अपना मुख घूंघट के अंदर छिपा रखा था। उसके पेट का काफ़ी बड़ा हिस्सा ढके न होने की वजह से उसकी नाभि का उभार मयंक साफ साफ देख पा रहा था। मयंक की नज़रें उसकी नाभि पर ही अटक गई थीं, जैसे रावण की शक्तियाँ उसकी नाभि में ही निहित थीं। ठीक उसी प्रकार मयंक को ही उसके नाभि के वजूद का एहसास हो रहा था। बहरहाल उसने खामोशी को तोड़ते हुए मयंक से ही प्रश्न किया, यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? उसकी यह बात सुनते ही मयंक बोल पड़ा, तुम्हें इससे क्या मतलब? यह सुनते उस औरत ने बड़े प्यार से इस बार कहा, इतनी रात को तुम्हें इस जगह डर नहीं लगता? यह सुनते ही इस बार मयंक सकपका गया और थोड़ा ऊंचे स्वर में बोला, मेरी छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ आधी रात को अकेले इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? यह सुनते ही उसने चालाकी भरा जवाब दिया और बोली, अब मैं अकेली कहाँ हूँ, तुम भी तो साथ हो।
यह कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके इस हंसी के साथ मयंक भी कुछ सामान्य स्थिति में हो गया। जब उसकी हंसी रुकी तो वो बोली, मैं तो अक्सर यहाँ आती रहती हूँ, लेकिन तुम्हें पहली बार देखा है। मयंक ने भी उसकी इस हमदर्दी को देखते हुए अपनी सारी कहानी बता दी, जिसके सुनने के बाद वो हंस के बोल पड़ी, बाबू, होनी को कोई नहीं डाल सकता, जो होना है वो तो होकर रहेगा, इसे ना तुम बदल सकते हो और ना ही। यह कहते ही वो एकदम से चुप हो गई। मयंक ने भी उसे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर खामोशी छाई रहती है। तभी मयंक के दिमाग में एक सवाल घर कर जाता है और वो मन ही मन बुदबुदाता है, कहीं ये चुड़ैल तो नहीं? भला इतनी रात को कौन अकेली औरत खेत में भटकती है? नहीं नहीं, ये चुड़ैल नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता तो इससे इतनी मनमोहक खुशबू कैसे आती? मैंने तो सुना है कि चुड़ैल के जिस्म से सड़ीली दुर्गंध आती है और वह इतनी व्यवहारिक भी नहीं होती। लेकिन यदि यह सच में चुड़ैल हुई तो अभी पता लग जाएगा। यदि इसकी दोनों टांगें उल्टी हुई तो निश्चित रूप से यह चुड़ैल ही होगी। अब मयंक ध्यान से उस औरत के पाँव की तरफ देखा तो अपनी किस्मत को कोसने लगा, क्योंकि एक तो यह घनघोर अंधेरा और ऊपर से काले रंग की साड़ी, जिसकी वजह से उसके पाँव बिल्कुल ही ढके हुए थे, जिसकी वजह से वो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा पाया। मयंक को उसके चुड़ैल होने की अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले थे, लेकिन वह एक आम महिला है, यह उसका दिल मानने को भी कतई राजी नहीं था। बहरहाल उसने भी उसे एक साधारण महिला ही मान लिया। मयंक ने चुप्पी तोड़ते हुए उससे कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन इतनी रात गए इधर क्या कर रही हो? पता है ना, यह इलाका बाहुबलियों का है और ऐसी जगह पर इतनी रात को किसी खतरे को निमंत्रण देने जैसा ही है। अगर मेरी मदद ही करना चाहते हो तो यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर पर मेरा गांव है, वहाँ मुझे छोड़ दो। बेशक मैं छोड़ दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या नाम है आपके गांव का? जी, आगे जो वरुणा नदी पड़ती है उसे पार करने के बाद लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बरहेता नामक गांव के पास छोड़ देना। ठीक है, यह तो मेरे गांव जाने के रास्ते में ही पड़ता है। आ जाओ, बाइक के पीछे आराम से बैठ जाओ। यह कह के मयंक ने अपनी मोटरसाइकिल के पीछे उसे बैठा लेता है। वह औरत मयंक से लगभग चिपक कर बैठ जाती है। उसके इस कदर चिपक के बैठने से मयंक के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ पड़ती है। उसके ज़िंदगी में ऐसा मौका पहली बार मिला था कि कोई इतनी जवान और हसीन औरत उसके इतनी करीब आई हो। तो क्या नाम बताया था आपका? जी, मेरा नाम मयंक बलूच है। और आपका? मेरा नाम जानकर क्या करोगे बाबू? अच्छा चलो, कोई बात नहीं, अगर नहीं बताना चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। नहीं बाबू, वह बात नहीं है, हम जैसे गरीब को पूछता ही कौन है? ये कैसी बातें कर रही हो? मैं भी तो एक गरीब किसान का ही बेटा हूँ, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाने की जगह दोनों हाथों से मेहनत करते हैं और खाते हैं। नहीं बाबू, मेरा वह मतलब नहीं था। खैर छोड़िए इन बातों को। यह बताइए कि आपकी शादी हो गई है क्या? नहीं, अभी तो नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है जल्द आप जैसी कोई खूबसूरत लड़की मिल गई तो ज़रूर कर लूँगा। आपने मेरा चेहरा देख लिया क्या? यह कहते के साथ वह औरत मयंक के जिस्म से काफ़ी चिपक जाती है। नहीं, देखा तो नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ आप बेहद सुंदर ही होंगी, बिल्कुल अपनी खूबसूरत आवाज़ की तरह। तो आपको नहीं लगता कि इस खूबसूरत चेहरे का दीदार कर ही लेना चाहिए आपको? यह तो मेरी मन की बात कह दी आपने। मैं तो कब से आपके चेहरे को देखने को बेताब था, लेकिन कहने से डर रहा था कि पता नहीं आप क्या समझो। तो जनाब पीछे पलटो ना, इस बार उसने बड़ी ही मादकता भरी आवाज़ में कहा था। मयंक इस वक्त पूरा ध्यान बाइक चलाने पर था। वह चाहकर भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसने बाइक के साइड मिरर पिछले हफ्ते ही हटा दिए थे और रास्ते टूटी फूटी होने की वजह से उसका ध्यान सड़क पर सामने था। अगले ही पल वह औरत मयंक के कमर पर हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हुए उसे प्यार से जकड़ लेती है और बोलती है, अब तो पीछे पलट कर देख लो मेरी जान। अचानक इस बदलाव से मयंक का बदन थरथरा उठा। उसने सोचा कि अब इससे अचानक क्या हो गया है, यह क्यों बार बार मुझे अपने चेहरे को दिखाने के पीछे पड़ गई है। अभी मयंक इन्हीं सब सोचने में खोया था कि वरुणा नदी का पुल आ गया और वह औरत मयंक के गले पर पीछे से चुंबन करती हुई उसके कानों को अपने हल्के से दांतों से प्यार से काटते हुए बोलती है, अब तो मेरी आखिरी मंजिल भी आ गई है बाबू, पलट जाओ ना, एक दफ़ा देख तो लो। क्या पता तुम्हारी तलाश मुझे देखने के बाद ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए। इधर मयंक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था।
उसकी यह बात समझ में आ गई कि वह औरत ज़रूर कुछ गलत करना चाहती है, जिसकी वजह से वह उसकी जगह रास्ते पर अपना ध्यान केंद्रित करता हुआ चल रहा था। जब उससे नहीं रहा गया तो वो बोल पड़ा, अरे इस कदर परेशान मत करो, देखो वरुणा नदी को पार करते ही जैसे ही मैं तुम्हारे गांव छोड़ूंगा तो उतरने के बाद मुझे अपना चेहरा दिखा देना, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए तुम्हारे चेहरे को देखना मेरे लिए असंभव है और दुर्घटना होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। मयंक की यह बात सुनते ही वह इस बार चीख कर बोली, ए लड़के, मैं कहती हूँ कि पीछे पलट, नहीं तो सही नहीं होगा। यह सुनते मयंक सकपकाकर रह जाता है कि जो अभी औरत प्यार की अटखेलियाँ कर रही थी, अचानक ऐसा क्या बदलाव आ गया जो अपनी ज़िद पूरी करने के लिए लगभग पागल सी होती जा रही है। अभी मयंक यह सोच ही रहा था कि फिर उस औरत की बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आई, तू देख, नहीं तो मैं तेरी इस गाड़ी से कूद कर तुझे भी गिरा दूंगी। तू समझता क्यों नहीं? बस एक बार पलट के देख ले मुझे, तुझे पलटना ही होगा, समझे? अचानक हुए इस बर्ताव से मयंक सकते में आ गया। अचानक उसे अपने दादा की कही हुई बात याद आ गई। उसके दादा ने बताया था कि एक बार ठिठुरन भरी ठंड में किसी गांव से अपने गांव आ रहे थे। घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में उन्होंने खेत के रास्ते से शॉर्टकट जाने की सोची। उस वक्त उनके हाथ में घड़ी तो नहीं थी, लेकिन यह घटना मध्य रात्रि से पहले की है। उन्हें अचानक ऐसा एहसास हुआ था कि उनके पीछे पीछे कोई चल रहा है। फिर अगले ही पल उन्हें एहसास हो गया कि कोई उनके पीछे पीछे चलते इतने करीब आ गया कि अचानक उनसे कहा, कहाँ जा रहे हो मुसाफिर? यह सुनने के बाद भी मयंक के दादा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अगली आवाज़ आई, मुसाफिर नाराज़ हो क्या? यह सुनने के बाद भी जब मयंक के दादा ने कुछ ना कहा तो उस अजनबी आवाज़ ने उसके दादा के बिल्कुल करीब आकर उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अरे तनिक सुस्ताई लो बुढ़ऊ, इतनी जल्दी कहाँ है जाने की? काफ़ी देर से मयंक के दादा शांत थे, लेकिन उन्हें देखा कि वह अजनबी साया उसका साथ छोड़ने को ही तैयार नहीं, तो वह खींच कर बोले, देख, तेरी कोई भी युक्ति काम में नहीं आने वाली। तू लाख यत्न कर ले, मैं पीछे पलट कर नहीं देखने वाला। अगर तुझ में हिम्मत है तो सामने आकर बात कर। उनके ऐसा कहते ही वह साया वहाँ से गायब हो गया और पूरे रास्ते उन्हें किसी ने फिर परेशान नहीं किया। वह इस बात को भलीभांति जानते थे कि पीछे पलट कर देखने पर इस तरह की नकारात्मक शक्तियाँ उनके साथ घर आ जाती हैं या वहाँ पलटते ही उनका अनिष्ट कर सकती थी। यह बात उन्होंने अपने पोते को बताई थी, जिसे मयंक अच्छी तरह गांठ बांध लिया था कि कुछ भी हो जाए ऐसे मौके पर पीछे पलटकर भूल से भी नहीं देखना चाहिए। मयंक अब यह भलीभांति जान चुका था कि यदि उसने पीछे पलटकर नहीं देखा तो वह बुरी शक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। मयंक इन्हीं विचारों में खोया था कि उसने देखा कि उस औरत का गांव आ गया है। उसने उस औरत को आवाज़ दी तो कोई जवाब नहीं आया। उसे एहसास हुआ कि ज़रूर कुछ दाल में काला है। जैसे ही वो पलटकर देखता है वो स्तब्ध रह जाता है। पीछे कोई भी मौजूद नहीं था। उसने आजू बाजू अपने सिर को घुमा कर देखा, लेकिन जहाँ जहाँ तक उसकी नज़रें गईं वहाँ तक सिवाय सन्नाटे के कुछ भी हासिल ना हुआ। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इस कहानी का अगला भाग बहुत ही जल्द। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।